हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एमपीपीएससी करंट विथ एमसीक्यू। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम न्यूज़पेपर के एनालिसिस के आधार पर सप्ताह भर की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उसको बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में लेकर आपके सामने आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सप्ताह की प्रमुख खबरें कौन सी हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भोजशाला परिसर की चर्चा में आने का मुख्य कारण क्या था। भोजशाला जो कॉम्प्लेक्स है उसकी चर्चा में आया। चर्चा में आने का कारण क्या था? तो आप जानते हैं कि भोजशाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कब बनवाया गया था? तो वो राजा भोज जो कि परमार वंश से संबंधित है उन्होंने बनवाया था और 1034 ईस्वी में बनवाया था। ठीक, ये बात हमने पढ़ी है। लेकिन ये हाल ही में चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था कि इसमें एक अन्य पक्ष था जो कि अपना दावा करता है कि वो मस्जिद है और ये मामला कोर्ट में था और इसको मस्जिद और मंदिर के दावे को तय किसके आधार पर किया गया? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया। यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि ये हिंदू मंदिर है, उसको हिंदू मंदिर जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो इसी वजह से इसका सही जवाब क्या है? सी इसका सही विकल्प है। अब इसकी हम बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया कि ये बनवाया कब गया था, तो इसको राजा परमार जो थे उनमें राजा भोज के द्वारा, परमार वंश के राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था 1034 में। फिर इसमें 1305 में अगर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण हुआ। फिर इसमें देखेंगे आप तो फिर इसमें दोबारा आक्रमण 1514 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब इस तरह से इस आक्रमण के बाद यहाँ पर जो सरस्वती मंदिर था उस सरस्वती मंदिर के बाहर जो कमाल मौलाना थे उनका एक मकबरा बनवाया गया था। इसी के आधार पर लेकर क्लैशेस शुरू हुए थे। अब इन क्लैशेस का हल कैसे निकला है? तो हाईकोर्ट ने यह कहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर, उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर, कि इस परिसर में तमाम ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें कि विष्णु के कुर्मावतार के कुछ भजनों का भी उल्लेख किया गया है जो कि वहां पर शिलाओं पर अंकित है। और 1951 में इस पर राष्ट्रीय स्थल भी घोषित किया गया था, राष्ट्रीय महत्व का स्थल भी घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है ये कहां पर स्थित है? तो धार जिले में स्थित है, धार डिस्ट्रिक्ट में। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसको भोजशाला कॉम्प्लेक्स को क्या घोषित कर दिया है? मंदिर घोषित कर दिया है। और सरस्वती देवी के मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र यहाँ पर मौजूद था जब इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि एक विश्वविद्यालय के रूप में था और यहाँ पर तमाम, चाहे वो संगीत हो गया, संस्कृत हो गया, आयुर्वेद हो गया, इन तमाम चीजों की शिक्षा दी जाती थी। अब मुस्लिम पक्ष से क्या कह रहा था? तो वो कह रहा था कमाल मौला जो है मॉस्क्यू मानता था। अदालत ने नमाज की अनुमति देने वाले पुराने आदेश को यहाँ पर फिलहाल रद्द कर दिया है। दूसरी न्यूज है हमारी कि हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए चीते किस देश से लाए गए थे? केन्या, नामीबिया, बोत्सवाना या दक्षिण अफ्रीका? तो देखिए यहाँ पर जो लाए गए हैं चीते वो कहां से लाए गए हैं? तो बोत्सवाना से लाए गए हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका क्या है? सी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर बोत्सवाना से 2 चीतों को लाकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया और बेसिकली 1952 में आप देखेंगे तो चीते यहां से विलुप्त घोषित हो गए थे। उसके बाद से प्रोजेक्ट चीता जो पहल है वो शुरू हुई थी और उसके बाद यहाँ पर फरवरी 2026 में आपने देखा कि बोत्सवाना से 9 चीते यहां पर लाए गए थे। अब कुल चीतों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? तो 57 हो गई है। तो याद रखना है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है और यहीं पर 2 चीतों को लाया गया है बोत्सवाना से। इसकी वजह से इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू किया गया सेहत मिशन किन दो संस्थाओं की संयुक्त पहल है? नीति आयोग और WHOB, ICAR, ICMR या ये सी गलत है, ठीक है ना, ये WHO, फिर एम्स और नाबार्ड या FSSAI, CSIR। तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने दिल्ली में इसको क्या किया है? इसकी शुरुआत हुई है। और सेहत का फुल फॉर्म क्या है? तो साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय मिशन आधारित ये कार्यक्रम है और कृषि क्षेत्र की प्रगति को भारत के लोगों के लिए हेल्थ आउटकम में बदलने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत की है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR। लॉन्च करने के पीछे की अगर हम बात करें तो स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि और स्वस्थ भारत इसका थीम है। इसके आधार पर इसको लॉन्च किया गया है। प्राथमिकता यही है कि कुपोषण और पोषण लेवल को बेहतर बनाया जाए, कुपोषण को दूर किया जाए, कृषि आधारित जो तकनीकी है उसके आधार पर जो आहार की विविधता है वो सुनिश्चित की जाए, किसानों की आय बढ़े, साथ साथ जो वन हेल्थ की जो तैयारी है वो मजबूत हो, कृषि श्रमिकों को हेल्थ रिस्क जो है उसको दूर किया जा सके। ये तमाम इसके उद्देश्य है। तो फिलहाल सही विकल्प ICAR और ICMR की ये संयुक्त पहल है। तो यहां पर सही जवाब क्या है? ICAR, ICMR, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि, स्वस्थ भारत, इसका ढांचा तैयार करना इसका लक्ष्य है। ठीक, बाकी वही सब बातें जो आपको बताई गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुक्के सुब्रमण्यम टेम्पल क्यों चर्चा में रहा? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के कारण, नए तीर्थ कॉरिडोर के उद्घाटन के कारण, 2025-26 में रिकॉर्ड 167.89 करोड़ राजस्व अर्जित के कारण
या नई मूर्ति स्थापना के कारण। देखिए अगर इसकी बात करें तो कुके सुब्रमण्य टेम्पल जो है ये 5000 साल पुराना जो है मंदिर है और ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के कुके सुब्रमण्यम टेम्पल की अगर बात करें तो ये एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष की बात करें 2025-26 में, एक वर्ष में इसने 167.89 करोड़ राजस्व जो है वो उत्पन्न किया, जिससे इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। कुमार पर्वत की तलहटी में स्थित है और कुमारधारा नदी के किनारे ये स्थित है। सुब्रमण्यम गांव में स्थित है, इसीलिए इसका नाम भी आप देख रहे हैं उसी से मिलता जुलता है। और 5000 साल पुराना मंदिर है। बेसिकली ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान सुब्रमण्य जो है, जो कि सर्पों के स्वामी माने जाते हैं, उनकी यहाँ पर पूजा होती है। उनको कार्तिकेय, मुरुगन, स्कंद अन्य नामों से जाना जाता है। और साथ साथ पुराणों की अगर बात करें तो ये कहा गया है कि भगवान परशुराम द्वारा स्थापित 7 पवित्र स्थानों में से ये स्थान भी एक है। और द्रविड़ शैली में इसके भव्य द्वार मिलते हैं। द्रविड़ शैली की विशेषता ही होती है गोपुरम यानी कि भव्य द्वार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विकल्प आपका सी सही होगा। 167.89 करोड़ रुपए जो है इसका राजस्व अर्जित किया गया। ठीक, वेस्टर्न घाट क्षेत्र में स्थित है, 5000 साल पुराना है। बाकी वही चीजें, वही विशेषताएं जो आपको बताई गई, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सर्प या पूजा या नाग पूजा के एक सेंटर में से एक भी माना जाता है। हाल ही में उद्घाटित भारत का पहला कार्यरत पीएम मित्र पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? अब देखिए पीएम मित्र पार्क की अगर बात करें तो यह स्थापित किया गया है आपके वारंगल में। तो विकल्प आपका क्या सही है? बी है। देखिए पीएम मित्र पार्क की जो घोषणा है वो मार्च 2023 में पीएम ने घोषणा की थी कि 7 जगह ये स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भी शामिल था। लेकिन पहला कार्यरत पीएम मित्र पार्क कौन सा है? तो वारंगल में ये कार्यरत हो चुका है। और पीएम का मतलब प्रधानमंत्री और मित्र का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो इस पार्क की शुरुआत वारंगल में हो गई है। ठीक, तो पीएम ने 10 मई 2026 को वारंगल में उद्घाटन किया पीएम मित्र यानी प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल। एकीकृत मेगा टेक्सटाइल हब होता है जहां की आप कह सकते हैं कि फार्म से लेके फॉरेन तक यानी कि निर्यात तक। फार्म मतलब जहां पर शुरुआत होती है, रॉ मटेरियल की शुरुआत होती है, वहां से लेकर और फिर उसको फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फिर वो फैशन के अकॉर्डिंग ढाला जाएगा और निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह होती है। तो ऐसे हब को हम इस नाम से जानेंगे। तो भारत का पहला कार्यरत पीएम मित्र पार्क वारंगल। अगला है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 में कितने नर्सिंग प्रोफेशनल को सम्मानित किया गया? 10, 12, 15 या 20? आप जानते हैं कि यह अवार्ड 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। और ये बेसिकली ब्रिटेन की एक समाज सेविका थी और इन्होंने जब क्रीमिया वार हुआ था तो वहां पर बहुत उत्कृष्ट काम किया था और जिसकी वजह से वहां उनके उत्कृष्ट काम करने की वजह से इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन 12 मई को जो लोग प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो नर्सिंग में अच्छा काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एक पदक दिया जाता है, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र दिया जाता है। और साथ साथ आपको बता दें कि ये बेसिकली इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। ठीक है, अब इसमें पंजीकृत जो नर्स होती हैं, इसके अलावा मिडवाइफ्स होती हैं, एएनएम्स होती हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं, उनको ये दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक भी कहा जा सकता है। तो यहां इस बार ये पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो 15 लोगों को दिया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर कौन सी तिथि? 12 मई। ठीक, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 प्रदान किए, 15 लोगों को दिया गया। स्वास्थ्य, परिवार और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। नर्सिंग सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट। इसके अनुसार हाल ही में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में इंडिया का वैश्विक स्थान क्या है? अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अगर वैश्विक स्थान की बात करें तो चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर अब पहुंच गया है भारत। ठीक, तो भारत ने किसको पछाड़ दिया है? ब्राजील को पछाड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरह से भारत चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा आप। ठीक, अब इंडिया में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अगर बात करें तो विश्व में तीसरे स्थान पर है। जानकारी कौन दिया? मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ठीक, इस रिपोर्ट में भारत की सौर मॉड्यूल क्षमता कितनी बढ़ गई है? तो 38 गीगावाट से बढ़कर 74 गीगावाट हो गई है। और सौर सेल क्षमता कितनी हो गई है? तो 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो अपस्ट्रीम घटक होते हैं, अपस्ट्रीम घटक मतलब जिनसे हम कह सकते हैं कि शुरुआती निर्माण सामग्री जो होती है उसमें अभी भी हम आयात पर निर्भर हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा अभी हम क्या करते हैं? चाइना से मंगाते हैं। जैसे कि पॉलीसिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन वेफर हो गया, सौर सेल हो गया, ये अभी हम क्या कर रहे हैं? चीन से आयात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में हम तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 को कब से पूरे देश में लागू करने की अधिसूचना जारी की है? तो ये 1 जुलाई 2026 से अब पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये अधिसूचना जारी कर दी गई है, ठीक है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि जो विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 की अगर बात करें तो ये किसको रिप्लेस करेगा? तो ये रिप्लेस करेगा जो महात्मा गांधी जो नरेगा था, एमजी नरेगा था, उसको रिप्लेस करेगा। और इसके तहत जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, जिसका संक्षिप्त रूप में हम एमजी नरेगा कहते हैं, उसमें 100 दिनों की जो अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर इसमें कितना कर दिया गया है? तो 125 दिन कर दिया गया है, ठीक। सूखा और जो आपदा क्षेत्र होंगे वहां पर 50 दिन अतिरिक्त दिया जाएगा। और वन क्षेत्र जो होगा, कुछ एसटी क्षेत्रों में अगर बात करें तो 150 दिन होगा। तो ठीक है, 1 जुलाई 2026 से ये क्या होगा? लागू हो जाएगा। तो विकसित भारत जी राम जी एक्ट, जिसको वीबी जी राम जी एक्ट भी कहते हैं, इसके लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा। बदलाव में यही है कि एमजी नरेगा के जो 2005 को पूरी तरह से ये क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और रोजगार गारंटी जो 100 दिनों की होती थी वो बढ़कर 125 दिनों की हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एआई आधारित हेल्प बॉट अभय को याद रखेंगे, किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? एनआईए, आईबी, सीबीआई या एनसीआरबी? तो इसका सही जवाब देखिए सीबीआई है, क्योंकि सीबीआई के द्वारा अभय को लॉन्च किया गया है। कई बार ऐसा होता था कि सीबीआई की जो फेक रिपोर्ट है वो डीप फेक का प्रयोग कर, डीप फेक एक तकनीकी है जिसका प्रयोग करके ये पता ही नहीं चल पाता है कि ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। तो इस तकनीकी का इतना बड़ा घातक परिणाम है कि कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है, क्योंकि उनके पास नोटिस जाएगी, बिल्कुल लगेगा कि सीबीआई ऑफिस से नोटिस आई है, फिर उनको कहा जाएगा कि आप इतनी राशि डालिए नहीं तो आप डिजिटली अरेस्ट है। तो सीबीआई ने इन सब फेक रिपोर्ट्स की जांच के लिए एक हेल्प बॉट जो कि एआई बेस्ड है, जिसका नाम अभय है, उसको लॉन्च कर दिया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा? तो ये इसके माध्यम से सीबीआई जो नोटिस है वो सत्य है कि नहीं है, इसकी जांच हो जाएगी। और साइबर फ्रॉड जो होते हैं वो नागरिकों को उनसे सुरक्षा मिलेगी। और यह भी सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। तो अगर किसी भी के भी पास इस तरह की चीज आती है तो पहले ही वो क्या करेगा? वो चेक कर लेगा कि वो नोटिस सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करेगा? तो अभय जो हेल्प बॉट है, जो एआई बेस्ड है, उस पर वो ये नोटिस डालिए, आप उस पर चेक हो जाएगा। तो इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा मोनलम चेनमो किससे संबंधित है? तिब्बती युद्ध नृत्य से, लद्दाख का महान प्रार्थना उत्सव, बौद्ध ग्रंथ या हिमालयी व्यापार मेला? आपको बता दें कि जो मोनलम चेनमो है ये बेसिकली लद्दाख में, लेह में आयोजित किया गया। 1 मई से लेकर 14 मई तक आयोजित हुआ। और ये क्या था? ये बेसिकली लद्दाख का महान प्रार्थना उत्सव था। और ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। और ये बेसिकली भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं उनको प्रदर्शन के लिए रखा गया था। तो उससे जोड़ के इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आए, 1.18 लाख से ज्यादा लोग आए इसका दर्शन करने के लिए। समापन इसका एलजी विनय कुमार सक्सेना समापन समारोह में शामिल हुए। शुरुआत जब इसकी हुई 1 तारीख को, तो वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। अब यहाँ पर छाम्स आकर्षण का केंद्र रहा। मोनलम चेनमो जो की सभा थी वो तो रही ही, छाम्स यहाँ का क्या होता है? तो एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है। तो ये यहाँ का अट्रैक्शन का केंद्र रहा, ठीक। तो मुखौटा नृत्य भी अट्रैक्शन का केंद्र रहा। फिर इसकी थीम क्या थी? तो विश्व शांति और सार्वभौमिक सुख इसकी थीम थी। और 1 मई से लेकर 14 मई तक ये चला। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसके दर्शन के लिए इसको खोला गया था, ठीक है। बाद में जो अवशेष हैं वो खरसा गोम्पा में ले जाए गए। खरसा गोम्पा जास्कर क्षेत्र में एक मठ है, ठीक है ना। गोम्पा बेसिकली मठ को कहा जाता है। हाल ही में सरकार ने प्रोविजनल जीडीपी एस्टीमेट जारी करने की नई तारीख क्या तय की है? 31 मई, 1 जून, 7 जून या 15 जून? तो देखिए, प्रोविजनल जो जीडीपी एस्टीमेट होता है वो पहले कब जारी होता था? तो पहले जारी होता था मई महीने का जो आखिरी कार्य दिवस होता था, आखिरी वर्किंग डे जो होता था, उस दिन ये जारी होता था। लेकिन अब इसकी तिथि बदलकर 7 जून कर दी गई है, ठीक। तो इसका 7 जून अब याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने प्रोविजनल जीडीपी एस्टीमेट जारी करने की तारीख अब कितनी कर दी है? तो 7 जून कर दी है। याद रखना है, ये प्रश्न आ सकता है। जीडीपी क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि भारतीय सीमा के अंदर उत्पादित एक वित्तीय वर्ष में जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके मूल्य को कहते हैं। तो ये अस्थायी आंकड़े चौथी तिमाही में जो है अब 7 जून को जारी किए जाएंगे। ये पहले मई के अंतिम कार्य दिवस पर जारी होते थे। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा 2026-27 सीजन के लिए खरीफ फसलों के लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि को दी गई मंजूरी के अंतर्गत एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि किस फसल पर हुई है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है सूरजमुखी बीज पर। एमएसपी आप जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया गया वो मूल्य होता है कि मार्केट प्राइस अगर उस मूल्य से नीचे आता है तो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो निर्धारित मूल्य है उस पर उसको खरीद लेती है। इसकी अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें कब शुरुआत हुई थी तो 1966 से लेकर 1967 के बीच में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था तब ये कॉन्सेप्ट आया था। और ये अगर बात करें तो 14 खरीफ की फसलों पर, 6 रबी की फसल और 2 नकदी फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, अब इसी में जो खरीफ की बात हो रही है, खरीफ में इसमें सूरजमुखी का जो बीज है उस पर सबसे ज्यादा दिया गया है, 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। कपास में 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इस तरह से 824 लाख मीट्रिक टन फसल खरीद का अनुमान इस बार है। किसानों को अनुमानित 2.60 लाख करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है। एमएसपी वृद्धि 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए लागू होगी और 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। ठीक, अब ये किसकी सिफारिश पर होता है? तो सीएससीपी के सिफारिश पर होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि बेसिकली ये जो वृद्धि होती है किसकी सिफारिश पर होती है? तो सीएससीपी की सिफारिश पर होती है। ठीक है, आगे अब बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हम छोड़ते हैं आपके ऊपर। हम अपने यूपी पीसीएस चैनल पर डेली लाइव लेकर प्रोग्राम आते हैं। अगर आप डेली प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। साथ साथ हमारी कोशिश यही है कि हम डेली के जो प्रोग्राम में जो चीजें विस्तार से बताते हैं क्विक रिवीजन के तौर पर इसको यहाँ भी लेकर आए। तो इसलिए डेली करंट अफेयर्स के लिए आप वहां हमारे लाइव सेशन जो कि सुबह 9 बजे से होता है उससे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस अभ्यास प्रश्न को नोट कीजिए। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ आपको बता दें, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप स्टेट पीसीएस से संबंधित किसी कोर्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए, सारे फीचर्स दिए हुए होते हैं, विस्तार से उनके बारे में आप जान सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप हमारे नंबर 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।